स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के इस सेशन में। आज दोस्तों हम नवंबर मंथ के सेकेंड वीक के PIB का एनालिसिस करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया अपना ये सेशन रहने वाला है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं और किसी एक ऐसे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं जो आपकी तैयारी को कंप्लीट करे, वो बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एंड तक आपको बेस्ट क्लासेस दी जाए, साथ में आपको यहाँ पर प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, तो आपको इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बैच हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच है दोस्तों। इस बैच के अंदर में आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, मेंस का क्रैश कोर्स, 1-to-1 मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो, ये सब कुछ मिलने वाला है। और ये बैच हमारा 7 दिसंबर से शुरू हो रहा है। आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इवन दोस्तों 2026 के लिए तो ये बैच है ही हमारे पास में। एक बैच हमारे पास में 2027 के लिए भी है, तो आप उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं 35,000 में। और इसको ज्वाइन करने के बाद में ये कंप्लीट है, मतलब इसके बाद में आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप दोस्तों इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन करने के लिए आपको वहाँ पर ना एक कोड यूज़ करना होगा। उस कोड का नाम है PRT Live, जो कि मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देगा ये कोड। आगे बढ़ते हैं, और अगर आप सभी को इस सेशन की PDF आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। साथ में आप चाहें तो ये इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे के सारे अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अडॉप्शन इन इंडिया। आप सभी इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा भली भांति वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि हमारे देश में जो अनाथ हैं, ऑर्फन हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा संख्या रहती है। तो उसको लीगली कैसे क्या किया जाए, अडॉप्शन को कैसे प्रमोट किया जाए, उसके लिए भारत में क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे कानून है। तो रिसेंटली सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, जिसको हम कारा भी बोलते हैं, प्लीज नोट करिएगा, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उन्होंने नवंबर को नेशनल अडॉप्शन अवेयरनेस मंथ के रूप में क्या किया है, प्रमोट किया है। तो अडॉप्शन का मतलब क्या होता है, अगर लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अडॉप्शन क्या होता है, जहां पर एक चाइल्ड को आप देखेंगे या तो उनके पेरेंट्स नहीं हैं, या फिर अगर पेरेंट्स हैं और जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और वो बच्चे को छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में आप दूसरे किसी फैमिली के साथ में उनको इंटीग्रेट करते हैं। उन फैमिली की क्या होती है, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। इसको हम लीगल टर्म में अडॉप्शन बोलते हैं। तो अडॉप्शन ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर ले। हमारे देश में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हामा, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, अडॉप्शन को प्रमोट करते हैं। इवन अगर आप देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस जो मॉडल रूल्स हैं 2016 एंड अडॉप्शन रेगुलेशन 2017, उनके साथ में इनको क्या किया जाता है, गवर्निंग के रूप में देखा जाता है। तो मेन प्रिंसिपल क्या है, अडॉप्शन क्यों होना चाहिए, मेन ये है कि चाइल्ड के इंटरेस्ट को सर्व करना है, चाइल्ड के फ्यूचर को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, चाइल्ड के फ्यूचर को क्या करना है, सिक्योर करना है। तो अडॉप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल लेवल पर, कल्चरल लेवल पर, अगर इमोशनल लेवल पर देखें, ह्यूमन लेवल पर भी, सारी लेवल पर अगर देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की केयर के अंदर। तो अडॉप्शन के लिए हमारे पास में एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। जो जितने भी अडॉप्शन है, चाहे आप नेशनल देखें चाहे इंटरनेशनल अडॉप्शन देखें, उन सभी का डाटा जो है, डाटाबेस है, चिल्ड्रन का, प्रोस्पेक्टिव जो पेरेंट्स हैं उनका, सबका इनके पास में होता है। एंड इवन केयरिंग नाम का हमारे पास में एक और डाटाबेस है, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस, जहां पर सारी के सारे डाटा एक जगह पर होता है। चाइल्ड अडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम, केयरिंग, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ है जिसके अंदर में इसके मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अडॉप्शन में डिले कम हो। यहाँ पर जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनको कैसे कैसे एप्लीकेशन होनी चाहिए, डाटाबेस यहाँ पर है, बेटर मैच के लिए प्रोफाइलिंग प्रिपेयर करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें केयरिंग के थ्रू होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई अडॉप्ट कर सकते, उसके लिए बाकायदा क्या है, क्राइटेरिया, और जो अडॉप्ट करना है जिनको, जिन बच्चों को, हु कैन बी अडॉप्टेड, उसके लिए भी क्राइटेरिया। तो जो ऑर्फन है,
जो अबेंडेंड हैं या फिर सरेंडर जो चिल्ड्रन हैं, उनको क्या किया जाता है, लीगली फ्री हैं वो अडॉप्शन के लिए कहा जाता है। तो चिल्ड्रन फ्रॉम रिलेटिव और चिल्ड्रन ऑफ अ स्पाउस फ्रॉम अ प्रायर मैरिज कैन बी अडॉप्टेड। इनको सरेंडर किया जाता है बायोलॉजिकल पेरेंट्स के द्वारा। अब अडॉप्टर का क्या क्राइटेरिया, कौन कौन अडॉप्ट कर सकते हैं? एनी इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस, ऐसा नहीं है कि शादीशुदा होना जरूरी है, मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो सकता है, कैन अडॉप्ट प्रोवाइडेड दे आर फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली स्टेबल विदाउट लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन। Couples need a stable marital relationship of 2 years with mutual consent. Single women can adopt any of gender, लेकिन याद रखिएगा जो पुरुष हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल को क्या में अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ बॉय को ही अडॉप्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, सिंगल मैन कैन नॉट अडॉप्ट अ गर्ल चिल्ड्रन। द एज डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड एंड अडॉप्टिव पेरेंट शुड बी एटलीस्ट 25 ईयर्स। ये भी चीज़ याद रखिए, जो बच्चे को आप अडॉप्ट करना चाह रहे हैं और जो पेरेंट्स अडॉप्ट करना चाहें उनके बीच में गैप 25 ईयर्स का होना चाहिए। फैमिलीज विथ 3 और मोर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन कैन अडॉप्ट ओनली इफ दे ऑप्ट फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, और आप देखते हैं सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के बारे में। कारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में काम करती है। ये सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में काम करता है, डेजिग्नेटेड एज सेंट्रल अथॉरिटी फॉर हैंडलिंग इंटर कंट्री अडॉप्शन इन लाइन विद हेग कन्वेंशन। प्लीज प्रीलिम्स के लिए नोट करिएगा, हेग कन्वेंशन 1993 का कन्वेंशन है जो कि इंटर कंट्री अडॉप्शन को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। तो कारा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी भी है। तो कारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नोडल बॉडी है जो रेगुलेट करती है अडॉप्शन को, मॉनिटर करता है, रेगुलेट करता है कि अडॉप्शन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी सारी चीज़ों को क्या करते हैं, रेगुलेट करता है। ठीक है, ये प्लीज नोट करिएगा। चाइल्ड प्लेसमेंट विद फैमिली इज गवर्न बाय हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट एंड जुनाइल जस्टिस एक्ट 2000। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑफ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन का, जो कि कारा से लिंक होगा, जिसके बाद में कारा के पास में एक डाटाबेस आ जाएगा कि कौन कौन से बच्चे अवेलेबल हैं जिनको अडॉप्ट किया जा सकता है। और फिर उसके बाद में क्या किया जाएगा, उनको अवेलेबल कराया जाएगा, एक तरीके से पूल अवेलेबल होगा कि ये बच्चे अवेलेबल है जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि बच्चों को एक तो केयर मिल जाएगी, एक आप पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी क्या कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हेग कन्वेंशन जो भी हम बात कर रहे थे, ये कन्वेंशन स्टैब्लिश हुआ था कि जो दो कंट्रीज के बीच में अडॉप्शन होता है उसको कैसे क्या किया जाए, प्रोसीड किया जाए, उसके लिए क्या किया गया, हेग कन्वेंशन किया गया था। इट एम्स टू प्रिवेंट द इलीगल अबडक्शन, सेल और ट्रैफिकिंग। अगर ये कन्वेंशन नहीं था तो कई बार ये भी देखा गया कि बच्चे की चाहत में सेल, परचेज, अबडक्शन, किडनैप करना, ये सब चीज़ें भी होती थी। तो यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करना है इलीगल और इल प्रिपेयर्ड इंटर कंट्री अडॉप्शन से, अबडक्शन, सेल और ट्रैफिकिंग को प्रिवेंट करना है, एंड मिनिमम स्टैंडर्ड क्या करना है, एस्टैब्लिश करना है जिसके तहत में क्या है, अडॉप्शन हो सके। तो अडॉप्शन का बेनिफिट चिल्ड्रन और सोसाइटी को क्या है? सबसे बड़ा तो चिल्ड्रन को और सोसाइटी को अगर देखा जाए तो ये क्या प्रोवाइड करता है, चिल्ड्रन डिप्राइव्ड ऑफ पेरेंटल केयर, जिनके पास में नहीं है उनको ये केयर देता है, उनको लविंग एंड स्टेबल फैमिली एनवायरनमेंट देता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड वेल बींग में भी हेल्प करता है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड एजुकेशनल नीड को फुलफिल करता है। अगर आप देखें सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी फुलफिल करता है बाय रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन स्टेट एंड सोसाइटी इन केयरिंग। एम्पावर करते हैं आप चिल्ड्रन को कि वो और प्रोडक्टिव बने और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। इसका पॉजिटिव और अगर आप देखें तो ये क्या करता है, सोसाइटी का जो सोशल स्टिग्मा है उसको भी क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अवेयरनेस लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है इसके बारे में होती है, बच्चे का इसमें क्या होता है, एम्पावरमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं चिल्ड्रन सोसाइटी को क्या क्या बेनिफिट है। स्ट्रेंथन करता है फैब्रिक ऑफ फैमिलीज कम्युनिटीज़, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन होता है, प्रमोट करता है डाइवर्सिटी को, इंक्लूजन बाय क्रिएटिंग फैमिलीज दैट एम्ब्रेस चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। जो पेरेंटल डिज़ायर है उसको भी फुलफिल किया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन और कंपनशनेट जो क्या नाम है एक्ट होता है उसको इंक्रीज कर रहा है, और लाइफ टाइम बॉन्ड एंड रिलेशनशिप को प्रमोट करता है। अब एक कुछ चैलेंज है हमारे देश में, इतने सारे बच्चे होने के बावजूद हमारे देश में जो अडॉप्शन रेट है वो बहुत लो है। डिस्पाइट मैनी ऑर्फन एंड अबंडन्ड चिल्ड्रन इन चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, एक्चुअल अडॉप्शन आर फ्यू, बहुत कम है, क्योंकि प्रोसीजरल चैलेंज बहुत ज़्यादा मिलता है। प्रोस्पेक्टिव पेरेंट ऑफन फेस लेंदी वेट एंड इमोशनल ड्रेन। आप देखेंगे न्यूमरस लीगल स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं जिसके कारण में भी अडॉप्शन नहीं हो पाता है।
तीसरा अगर आप देखेंगे सोसाइटल भी एक तरीके का एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, एक तरीके का स्टिग्मा, एक तरीके का वो जो कास्ट क्लास जेनेटिक्स वाला जो हेजिटेंस है, रेजिस्टेंस है, वो भी एक बैरियर के रूप में काम करता है। आप देखेंगे स्पेशल नीड्स एंड ओल्डर चिल्ड्रन जो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, उनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। आप देखेंगे जो ओल्डर चिल्ड्रन है, जो सिबलिंग है, उनको क्या करता जाता है, रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। अगर अगर मान के चलिए कोई बच्चा डिसेबिलिटी के साथ में है तो उसको भी क्या किया जाता है, अडॉप्ट नहीं किया जाता। ये भी एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे कि ऑस्ट्रा हिंद नाम से ही पता चल रहा है किस किस के बीच में एक्सरसाइज है ये, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद, प्लीज नोट कर लीजिए बस। तो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ऑस्ट्रा हिंद। प्रीलिम्स के लिए बस इतना आपको क्या करना है, फैक्ट के रूप में नोट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में डिक्लाइन हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप ये चीज समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली बात तो ये मेंस के अंदर में भी क्वेश्चन आ सकता है एंड एज वेल एज प्रीलिम्स के अंदर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में इलाज के लिए यानी कि हेल्थ केयर के ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, खर्चा होता है। और उस ट्रीटमेंट के अंदर में सबसे ज़्यादा खर्चा क्या होता है, जेब से जो खर्चा होता है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, फैमिली के ऊपर में इम्पैक्ट करता है। तो इस समय पर गवर्नमेंट के द्वारा कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से क्या किया जाए, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसको कम किया जाए। और इसी कड़ी में आपको ध्यान होगा आयुष्मान भारत योजना स्कीम को भी इम्प्लीमेंट किया गया कि 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर का क्या किया दिया जाएगा, इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कैशलेस आप ट्रीटमेंट करा सके। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी एक मिडिल क्लास है जो अभी भी अपने जेब से खर्चा काफ़ी ज़्यादा कर रहे होते हैं। और ये जो जेब से खर्चा होता है ये क्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर में इम्पैक्ट करता है। साथ में ही दोस्तों ये क्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी के साथ साथ में ये इम्पैक्ट ये भी क्या करता है आपके कि आपको अफोर्डेबल क्या नाम है हेल्थ फैसिलिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, या फिर ज़रूरत पर आपको वो हेल्थ फैसिलिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो अभी एक रिपोर्ट आई है और वो ये कहती है कि जो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है भारत के अंदर में, उसमें डिक्लाइन हुआ है। तो आर्टिकल ये डिस्कस कर रहा है कि ये डिक्लाइन हुआ है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इन इंडिया एट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। कि गवर्नमेंट का जो पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है लगातार वो इंक्रीज हो रही है, जिसके कारण में जो लोग हैं, जो लोगों का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। बिटवीन 2014 2021 गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर रोजेस सिग्निफिकेंटली लीडिंग टू बेटर एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। जितना ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाएगी उतना ज़्यादा क्या होगा, लोगों को बेनिफिट इससे मिलेगा। तो अगर आप देखेंगे इस समय पर जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की हम बात करते हैं, जो आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं, ये कहा जा रहा है कि ये धीरे धीरे भारत को उसकी तरफ में लेकर जा रहा है, जिसके कारण में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट पेमेंट फॉर मेडिकल सर्विसेज इंक्लूडिंग डॉक्टर विजिट, मेडिसिन एंड हॉस्पिटल स्टेज। तो हाई अगर मान के चलिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है तो ये फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करता है, खासतौर पर लो इनकम फैमिलीज के ऊपर में, वो पॉवर्टी और डेट में चले जाते हैं। तो हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डिस्करेज करता है, जिससे टाइमली मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती है, जिससे हेल्थ कंडीशन और वर्स होने लग जाती है, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, ट्रीटमेंट की कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। तो गवर्नमेंट लगातार इस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के ऊपर में लगातार काम कर रही है। तो नेशनल जो हेल्थ एजेंसी उसका डाटा दर्शाता है कि 21-22 के अंदर में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर उसमें रिडक्शन है। और ये क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली पब्लिक हेल्थ केयर में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी रोज 1.13% से 1.84%। फिर भी दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कम नंबर है। इसके पीछे एक और रीज़न बताता हूँ। एक आर्टिकल हमने इससे रिलेटेड और पढ़ा था कि हमारी गवर्नमेंट की ओवरऑल स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है, नो डाउट, बट अगर देखा जाए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में नहीं, बल्कि वो जो इंश्योरेंस स्कीम है उसको फुलफिल करने में ज्यादा शेयर जा रहा है। ये अल्टीमेटली एक और क्या है, थोड़ा सा ड्रॉबैक है, क्योंकि ज्यादातर खर्चा किस में होना चाहिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो फैसिलिटीज है उनको क्रिएट में होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी चीज आप देख सकते हैं। तो इंक्रीज जो फंडिंग उसको आप सिर्फ ये मत समझिए कि हॉस्पिटल ज्यादा बन रहे हैं, डॉक्टर के लिए सीट ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि हो सकता है जो मेजर चंक है
वो इंश्योरेंस फैसिलिटीज के लिए जा रहा हो। अब आपको मान के चलिए अगर इंश्योरेंस का एक्सेस करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न इससे रिलेटेड है। लेकिन ये टॉपिक न्यूज में है, ये डिक्लाइन हो रहा है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर में। तो उसके की रीजन क्या है? सबसे पहला तो आपको मैंने बताया कि इंक्रीज्ड गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर रिस्पेक्टिवली 2014-15 के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हुआ है। प्लस में एक्सपेंशन हो रहा है सोशल सिक्योरिटी एंड एक्सपेंडिचर का। आप देखेंगे एक और चीज हो रही है, क्या आपने जो आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया वो भी हो गया, गवर्नमेंट फंडेड इंश्योरेंस स्कीम, जिसके कारण में भी पब्लिक के जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और गवर्नमेंट का पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस हो रहा है, जिसके कारण में भी क्या है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे आने वाले समय में जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। कौन सा? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे डायबिटीज, हार्ट अटैक, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, कैंसर, शुगर, डायबिटीज जिसको मतलब आप जानते ही हैं। तो ये बीपी की प्रॉब्लम, ये सब आने वाले समय काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? सबसे पहला इम्प्लीकेशन तो है हेल्थ केयर फैसिलिटी इंप्रूव हो रही है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांगर हो रहा है, ये शो कर रहा है। बेटर हेल्थ का आउटकम मिलेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप जो परिवार में है, फैमिली मेंबर लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको अगर अपनी जेब से खर्चा नहीं करना पड़ रहा तो इट मीन्स कि वो उस सेविंग को कहीं और क्या कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ में जा सकते हैं। और साथ में क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ में भी हम जा रहे हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन इसका यही है। नेक्स्ट टॉपिक है होकेरा भी बोलते हैं, होकेसर वेटलैंड भी बोलते हैं। तो प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं कहाँ पर है, तो ये बेसिकली ये जम्मू कश्मीर में अभी एक न्यूज़ आई है कि यहाँ पर जो बारिश कम होने के कारण में यहाँ पर जो पानी है इस वेटलैंड में बहुत कम हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, कश्मीर इज फेसिंग रेनफॉल डेफिसिट ऑफ 81%। ठीक है, तो होकेसर वेटलैंड ये आपको कहाँ पर, श्रीनगर के पास में कश्मीर वैली में देखने को मिलता है। तो प्लीज़ इसकी लोकेशन नोट कर लीजिएगा। ये जो फेमस डल लेक है उसके नॉर्थ में हमें देखने को मिलता है। और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? द वेटलैंड इज बर्ड सेंचुरी होस्टिंग अ वैरायटी ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज स्पेशली ड्यूरिंग विंटर मंथ्स। ठीक है, इवन दोस्तों ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनके लिए क्या करता है, एक स्टॉप ओवर का भी काम करता है सेंट्रल एशियन हाई फ्लाईवे में, क्योंकि एक कंट्री से, एक कॉन्टिनेंट से, एक रीजन से दूसरे रीजन में जब क्या करते हैं, जो बर्ड्स माइग्रेट करती हैं उसके अंदर में बर्ड्स यहाँ पर क्या करती हैं, एक तरीके से रेस्ट करती हैं, एक तरीके से स्टॉप करती हैं। तो होकेसर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होकेसर वेटलैंड वॉज डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। तो प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिए, एग्जाम के अंदर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कोडो मिलेट्स। मिलेट्स के नाम से आपने सुना होगा कि बढ़िया सारी चीज़ें। तो अभी एक खबर आई कि 10 हाथियों की जान चलेगी मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में, जहां पर उन्होंने इन कोडो मिलेट्स प्लांट को कंज्यूम कर लिया। और जो कोडो मिलेट जो प्लांट्स हैं वहां पर यह देखा गया कि उनके ऊपर में एक फंगस लगा था जो कि टॉक्सिक है, इन्फेक्टेड फंगस थे। तो टॉक्सिलॉजिकल एग्जामिनेशन जब पाया गया तो मतलब ये आरोप लगा, तो अभी एग्जामिनेशन किया गया तो उन्होंने रिजेक्ट किया सस्पिशन दैट एलिफेंट मे हैव बीन पॉइजन इंटेंशनली, कि जानबूझकर हाथियों को क्या किया गया है, पॉइजन नहीं दिया गया है, बल्कि क्या हुआ है, एक अदर किसी टॉक्सिक सब्सटेंस से क्या है इनको हो सकता है ये चीज हो गई हो। तो वहां पर कोडो मिलेट्स का क्या है नाम निकल कर आता है। तो कोडो मिलेट्स एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कोडो मिलेट्स एक न्यूट्रिशियस सेरेल है जो कि भारत में उगाया जाता है। साथ में आप देखेंगे ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और एज वेल एज अफ्रीका में भी ये देखने को मिलता है। ये ड्रॉट और जो हार्श ग्रोइंग कंडीशन है वहां पर भी उग जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप के रूप में काम करता है। तो कोडो मिलेट हैज रिसेंटली गेन्ड अटेंशन एज न्यूट्रिएंट डेंस ऑल्टरनेटिव टू राइस एंड व्हीट। राइस और व्हीट की जगह आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली अंडर द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट मिलेट्स। ठीक है, तो ग्रोइंग सीजन क्या कोडो मिलेट का शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जो कि आपके खरीफ सीजन में उगाई जा सकती है। तो ये कोडो मिलेट्स याद रखिएगा। तो ये पुअर ड्राई सॉइल और लो वाटर रिक्वायरमेंट में भी काम कर जाता है, वहाँ पे भी उग जाता है। द प्लांट की जो हाइट है वो 1.5 टू 2 मीटर रहती है। इट रिक्वायर्स लेस वाटर एंड फर्टिलाइजर ट्रेडिशनल अगर देखा जाए उनके मुकाबले में। कोडो मिलेट में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल सच एज आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम ज़्यादा होता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिसके कारण में डायबिटिक्स जो लोग होते हैं उनके लिए भी हेल्दी फूड के रूप में काम करता है। और कोडो मिलेट्स एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में और विटामिन के रूप में भी काम करता है। तो माइकोटॉक्सिन कंटामिनेशन, जो कोडो मिलेट है उनका कंटामिनेशन हो सकता है विद माइकोटॉक्सिन्स
जिसका जो मेन पर्टिकुलर कौन सा है, साइक्लोपियाजोनिक एसिड CPA जिसको बोला जाता है, जिसके कारण में कॉज पॉइजनिंग इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर यहाँ पर देखा है, कंटेन्स फाइटिक एसिड विच कैन इंटरफेयर विद द न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। ये भी इसके साथ में चैलेंज है कोडो मिलेट से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आप सभी ने सैटेलाइट, आप सभी ने स्पेस हमेशा सुना होगा। तो भारत की जो 3 फोर्सेस हैं, उन्होंने मिलकर एक डिफेंस स्पेस एजेंसी, मतलब जो क्या है आप सभी जानते हैं इस्टेब्लिश हुई थी, उन्होंने मिलकर एक अंतरिक्ष अभ्यास किया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक कह सकते हैं हिस्सा है आने वाले समय के लिए, आने वाले हमारे वॉरफेयर के लिए। ठीक है। तो याद रखिए, डिफेंस स्पेस एजेंसी ने फर्स्ट एवर अंतरिक्ष अभ्यास एस्टेब्लिश किया है, जो स्पेस के अंदर में हमारे एसेट को बचाना, स्पेस के अंदर में दूसरे एसेट को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, उसके ऊपर में काम करेगा। तो इंडिया फर्स्ट स्पेस वॉर गेम एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास एम्स टू, अगर आप देखेंगे, बॉल्स्टर यानी कि नेशनल सिक्योरिटी को इंक्रीज करना। तो इसके अंदर में ये तीनों की तीनों हमारी एजेंसीज क्या हैं, इसके अंदर में इन्वॉल्व हैं। ठीक है। और कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिफेंस स्पेस एजेंसी इसको क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है। क्लियर है। तो याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मतलब जो स्पेस वॉर है वो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल वॉर है। चाइना के रेस्पेक्ट में देखा जाए, US के रेस्पेक्ट में देखा जाए, तो साइबर जो एजेंसी है, और क्या नाम है आपकी, नेवी है, एयरफोर्स, वो सभी के सभी इसके अंदर में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कोणार्क सन टेम्पल। प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ सकता है, 4 स्टैंड अलोन रेप्लिकाज के कारण में न्यूज़ में था। तो कोणार्क सन टेम्पल क्या है, 13वीं सेंचुरी में क्या है ये बनाया गया था, और ये आपके कोणार्क यानी कि पुरी, जहाँ पर उड़ीसा के अंदर में है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था, आप सभी जानते ही हैं, नरसिम्हदेव वन ऑफ जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी हैं, उनके द्वारा 1250 में इसको बनाया गया। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हिंदू सन गॉड सूर्यदेव को समर्पित है। और इसके अंदर में देखेंगे जो टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है, उसमें अलग अलग प्रकार के आपको धीरे धीरे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे 100 फुट का आपको चैरियट देखने को मिलेगा, रथ, इसमें स्टोन व्हील्स होंगे, हॉर्सेज होंगे। आप अगर देखेंगे जो पूरे के पूरे पत्थर से बना हुआ है। ठीक है। और आप कलिंग टेम्पल आर्किटेक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में भी रिकॉग्नाइज किया है फॉर इस कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इट इज़ ऑल्सो अ मेजर पिलग्रिमेज साइट फॉर हिंदूज एंड इज फीचर्ड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ इंडियन करेंसी, जो 10 रुपये का नोट होता है। तो कलरफुल निकनेम, तो यूरोपियन सेलर्स इस टेम्पल को क्या कहते हैं, ब्लैक पगोडा बोला करते थे 1676 तक, ड्यू टू रिजेम्बलेंस ऑफ, अगर आप देखेंगे जो कलर है उसके कार्ड में, ब्लैक कलर के कार्ड में। और इन कॉन्ट्रास्ट द जगन्नाथपुरी टेम्पल वॉज कॉल्ड वाइट पगोडा। ठीक है। ये भी आप देख सकते हैं। तो की फीचर्स क्या हैं, द टेम्पल सिम्बलाइज चैरियट ऑफ सन गॉड ड्रॉन बाय 7 हॉर्सेज विद 12 पेयर ऑफ व्हील्स रिप्रेजेंटिंग सन्स मूवमेंट अक्रॉस हेवंस। ईच व्हील हैव 24 स्पोक्स, जो 24 आवर्स को क्या करते हैं, दर्शा रहे हैं। दीज व्हील्स ऑल्सो फंक्शन एज सुंडियाल्स विद शेडोज इंडिकेटिंग द टाइम ऑफ डे। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे विमान, यानी कि फिर जहाँ मोगाना ऑडियंस जो सारी की सारी इकट्ठे होंगे, नट मंदिर, डांस हॉल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में हैं। ठीक है। तो क्लियर है, ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। रेखा दियोल, ये न्यूज़ में बहुत रहता है। शिखर को हम क्या करते हैं, रेखा दियोल के नाम से भी जानते हैं, जो कि 19वीं सेंचुरी में डिस्ट्रॉय हो गया था। तो कोणार्क टेम्पल बार बार सैंपल निकल रहा है। कोणार्क टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आने वाले समय में UPSC में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो आई होप आज का छोटा सा सेशन आप सभी ने एंजॉय किया होगा, और अगर एंजॉय किया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहें तो स्टडी IQ IAS का एक ये संभव मेंटोरशिप प्रोग्राम है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप, डेडिकेटेड मेंटोरशिप पूरे UPSC की जर्नी में मिलेगी। और अगर आप किसी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, पूरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। P2I फाउंडेशन बैच, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बैच रहने वाला है। और इसके लिए आपको कोड कौन सा यूज़ करना होगा, PRT लाइव कोड ही यूज़ करना होगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।